अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चीज़ें थी, अब इसके अंदर और चीज़ें भी लाके ऐड कर दी है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल भी लाके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हमारा जो लेक्चर 1 होगा ये इसी से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाना चाहिए किसको लेके, फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके। इसके बाद हम बात करेंगे आगे इस टॉपिक के ऊपर कि हमारे पास अब थ्रस्ट क्या है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। ध्यान से, फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली ये होती है स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड। लेकिन मैकेनिक्स आपको पता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ स्टडी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को स्टडी करेंगे किस हालत में, इन रेस्ट एंड मोशन। यानी कि फ्लूइड को जब हम रेस्ट और मोशन में स्टडी करते हैं, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। सिंपल अल्फाज में आई समझ। तो बात करते हैं अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही दो ब्रांचेस निकल करके आती है आपके पास। नंबर 1 है फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में हो साहब, क्या है फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में हो तब उस ब्रांच को, यानी कि फ्लूइड का मोशन में होके स्टडी करना, ये क्या है, फ्लूइड डायनेमिक कहलाता है। क्या है जी, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हम यहाँ पे बहुत पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर बहुत बात करेंगे, बहुत दफा बात करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है फ्लूइड इन रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तब उसको पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना, ये फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाएगा। ये आप 9th क्लास में बहुत पढ़ के आ चुके हो। तो क्या है जी जनाब, नेक्स्ट फ्लूइड इन रेस्ट, यानी कि फ्लूइड रेस्ट में रहे और उसको स्टडी करना क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है, फ्लूइड स्टैटिक कहा जाता है। ये यहाँ पे आप कम ही पढ़ेंगे, लेकिन मेनली टॉपिक्स आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लूइड इन रेस्ट को इतना करेंगे नहीं। अब बात करते हैं जनाब, ये फ्लूइड का लफ्ज यूज हो रहा है, तो फ्लूइड क्या चीज है। तो फ्लूइड बेसिकली एनी सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर सके, फ्लो कर सके। फ्लूइड क्या है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। एनी सब्सटेंस क्या है साहब, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, दैट कैन फ्लो, जो कि क्या कर सके साहब, फ्लो कर सके। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो कर रहा है दैट मीन कि वो फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर फ्लो करने वाली चीजें पानी भी होता है, दूसरी तरफ हवा भी होती है। तो मींस गैसेस और जो लिक्विड है हमारे पास वो एक क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। तो फ्लूइड में आएंगे क्या क्या, गैसेस आएंगे साहब एंड लिक्विड आएगा आपके पास। लिक्विड में ऑयल, शाइल, वाटर सब कुछ आ गए हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड में आते हैं। तो फ्लूइड के ऊपर तो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे, उस जिसके लिए हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं और आप यहाँ देखने आए हो, वो क्या है, अब थ्रस्ट या बयान फोर्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हम अब थ्रस्ट और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ये टॉपिक है आपका बुक में लिखा हुआ भी है। तो हम अब मैंने कहा फ्लूइड यानी कि क्या होगा, कोई वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, जिसमें गैसेस भी आ सकते हैं और लिक्विड भी आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आमतौर पर कोई भी हैवी शिप, हम पढ़ेंगे क्या आगे, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं और अब थ्रस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट मीन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट या मान ले शिप है, वो फ्लोट करती है किसी भी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर इजिली, ठीक है नहीं, यानी कि हैवी शिप जो है ना, कोई भी हैवी शिप है वो क्या कर देती है, फ्लोट कर देती है। फ्लोट करती है, कैसे करती है, हाउ, ये चीज, इन सब का आंसर हम करने वाले हैं, सही। यानी कि हैवी शिप कैन फ्लोट इन अ फ्लूइड इजीली, यानी कि पानी के अंदर वो फ्लोट करती है। क्यों करती है, इसका आंसर भी मिल जाएगा। इसी तरह जो बैलून है, एयर फिर बैलून है, यानी कि हवा से भरा हुआ बैलून जो है वो क्या करता है साहब, वो फ्लाई करता है स्काई में। ये क्यों करता है। इसके अलावा मग फिल वाटर, यानी कि कोई मग में पानी भरा हुआ है, वो क्या होता है, फील्स लाइटर, ये लाइटर फील करता है, मतलब हल्का होता है। कहाँ पे, इन लिक्विड या फ्लूइड के अंदर लाइटर फील होता है। ये क्यों होता है, ये सब कुछ हमें अब थ्रस्ट समझने के बाद आएगी ये बातें समझ, ठीक है जी। तो ये बुक में लिखी हुई थी आपकी बुक में, तो इसलिए कि माने कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करती हैं और कुछ नहीं करती, इनका भी आंसर हमें मिलने वाला है इधर से। तो हम बात करते हैं अब थ्रस्ट या बयान फोर्स। हमारा टॉपिक रहेगा क्या चीज, अब थ्रस्ट या दूसरा क्या है, बयान फोर्स। बेसिकली टॉपिक का नाम है अब थ्रस्ट प्लस यानी कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो अब थ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है, बयान फोर्स है।
ऐसा भी नाम दिया जाता है। तो हम जरा अब थ्रस्ट को समझेंगे। उसको समझने से पहले आप ये देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में पड़ा हो, उसके ऊपर अब थ्रस्ट लगती है। कैसे लगती है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड में पड़ा हुआ है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स जो है F1 है, अपवर्ड जो फोर्स है वो F2 है। इधर से भी फोर्स लग रही है FF, तो ये और ये कैंसिल होंगे, इक्वल ऑपोजिट। सर ये कैंसिल नहीं होंगी क्या? देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या रहता है कि मान ले निचले वाली फोर्स ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसा होता है क्योंकि अब थ्रस्ट लगती है तो ऊपर वाली कम है फोर्स, तो नेट फोर्स जो लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होगी? मान लो निचले वाली फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स के लिए क्या करते हो? F2 माइनस क्या करेंगे साहब? F1 करेंगे। ऐसा है कि नहीं? F2 माइनस F1। अब F2 देखते जाए, यानी कि F2 माइनस F1, इसी नेट फोर्स को हम अब थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? U लिखेंगे, U लिख सकते हैं इसको। नेट फोर्स है जो कि क्या है? F2 माइनस F1 है। तो अब देखते जाए, तो अब थ्रस्ट की डेफिनेशन भी यही से आती है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि ये वो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में हो, फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ हो, तो वो जो नेट फोर्स है वो बेसिकली क्या है? अब थ्रस्ट फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द नेट फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड होगी क्योंकि मैंने कहा F2 ज्यादा है तो ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन रहेगी। ऊपर मान लीजिए नीचे से 10 न्यूटन है, ऊपर से 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन ऊपर की तरफ ही लगेगी, वही तो नेट फोर्स है। द नेट अपवर्ड फोर्स, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है, यानी इनके रिजल्टेंट, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड है। समझ आई कि नहीं है? दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अपवर्ड है, इसलिए मैं कह सकता हूं द नेट अपवर्ड फोर्स, द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं? द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि द नेट फोर्स एक्टिंग, यानी या लिख सकते हो द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, ये लिख दो। द नेट फोर्स एक्सर्टेड लिख दो यार, क्या होगा? एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट, बाय अ फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्लूइड की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वही क्या है? अब थ्रस्ट है। आई समझ? तो अब थ्रस्ट को U से लिखते हैं, तो नेट फोर्स होती है ये F2 माइनस F1। ये फार्मूला आगे काम आएगा जब अर्शिमिदस प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। अब ये जो अब थ्रस्ट का जो कंसेप्ट है, अगर ये समझ आया तो आप ये देखते जाएं साहब, क्या देखते जाएं कि आपने देखना है कि अर्शिमिदस प्रिंसिपल ही हेल्प आउट करता है कि ये अब थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। यही ऐसा लिखा हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? अर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या करता है? अर्किमिदस प्रिंसिपल जो है वो हेल्प आउट करता है, हेल्प टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ अब थ्रस्ट फोर्स। जो अब थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कौन काम आता है? अर्शिमिदस प्रिंसिपल, कि अब थ्रस्ट फोर्स कितनी लग रही है, ये मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं अर्शिमिदस प्रिंसिपल से, कि अब थ्रस्ट फोर्स कितनी लग रही है, ये बात हम किस से कैलकुलेट करते हैं? अर्शिमिदस प्रिंसिपल। अर्शिमिदस प्रिंसिपल इसके लिए बहुत हेल्पफुल है कि वाई ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब थ्रस्ट की वजह क्या है, ये भी हमें अर्शिमिदस प्रिंसिपल बता देता है। तो अब बात करते हैं इस बात के ऊपर। बात से बात निकलती है कि अगर ऐसा है तो मान ले अर्शिमिदस प्रिंसिपल कहता क्या है? कहता क्या है ये देखते जाए। अर्किमिदस प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, ये इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, टोटली हो या पार्शियली इमर्स्ड हो। मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, ये जानते हो कि नहीं जानते हैं? ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है दैट मीन कि इसके ऊपर जो टोटली या पार्शियली इमर्स हो। टोटली पार्शियली का समझे तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है या आधा डूबा हुआ है। अगर आधा डूबा है यहां तक तो इसको क्या कहेंगे भैया? पार्शियली इमर्स बोलेंगे। पूरा डूबा रहेगा तो फिर हम कहेंगे टोटली इमर्स या फुली इमर्स, ऐसे लफ्ज यूज किए जाते हैं कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट टोटली इमर्स्ड हो या पार्शियली इमर्स हो किसी फ्लूइड के अंदर, तो एट दैट टाइम फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर।
फ्लूइड जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है या एक्ट करता है, वो जो फोर्स एक्ट करता है वो उतनी एक्ट करेगा जितना फ्लूइड जो उसने डिस्प्लेस किया उसके इक्वल। तो यही इसकी स्टेटमेंट बनती है कि अगर हम कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, दिस प्रिंसिपल लिखो, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, सही है, स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये इसकी स्टेटमेंट यही है। मैं कह रहा हूं दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट टोटली का समझते हो, टोटली मतलब मुकम्मल, टोटली आर पार्शली क्या रहे, पार्शली इमर्स, डूबा रहे, टोटली आर पार्शली इमर्स इन अ फ्लूइड, a force act on it, in a fluid, force act on it equals to, किसकी इक्वल होगी, इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इस बात का मतलब समझ आई क्या? देखिए कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर जब टोटली या पार्शियली, मुकम्मल तौर पर या आधा डूबा होता है फ्लूइड के अंदर, तो फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर, करती है। तो वो जो फोर्स एक्ट करेगी वो किसकी इक्वल होगी, जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, हटाया है, अपने रास्ते से हटाया है, उसकी इक्वल हो जाएगी। मान ले आपने किसी पत्थर को फेंका, ये 9th क्लास में इस तरह की एक एग्जांपल थी। इस तरह का एक बर्तन होता था, बर्तन के अंदर आप वो गिराते थे, कोई चीज गिरा देते थे, तो साथ में इस बर्तन से एक सुराख बनाया होता था, बर्तन में सुराख बनाया होता, वो सुराख पानी सा था, ये सुराख था। अब पानी बर्तन के अंदर आप ये डालते थे, जो ये ऑब्जेक्ट को गिराते थे तो पानी इधर से गिर के इधर आ जाता था, मतलब ये वो पानी था जो डिस्प्लेस फ्लूइड है, जो डिस्प्लेस हुआ है, समझाने के लिए था, वैसे डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका जो वेट होगा उतनी ही अब थ्रस्ट लगेगी इसके ऊपर भी, फिर ये ऊपर उठेगा। मान लिया आप नहाते हो उसमें, दरिया में तैरते हो, नहाने में तो अपने ऊपर डालते हैं ना पानी, तैरने में तो फिर डिस्प्लेस करवाते हैं, फर्क है नहाने और तैरने में, दोनों ही नहाने हो गए। तो वहां क्या करते हो आप, जब हाथ पैर मारते हो तो उस वक्त पानी को डिस्प्लेस कर रहे होते हो, जितना पानी डिस्प्लेस करोगे इतनी अब थ्रस्ट आपके ऊपर लगेगी, आप डूबने से बच जाओगे। यही मतलब है सीधा साधा, यही मतलब है सीधा साधा। तो इसने भी यही कहा कि भैया जब तक आप फ्लूइड के अंदर रहेंगे, या तो पार्शली या तो टोटली इमर्स्ड हुए रहेंगे फ्लूइड के अंदर, उस वक्त जितना पानी आप हाथों से पैरों से डिस्प्लेस करोगे इतनी ही ज्यादा अब थ्रस्ट आपके ऊपर लगेगी, आप डूबने से बच जाओगे। जब आप ऐसे नहीं करोगे, फ्लूइड को डिस्प्लेस नहीं करोगे, तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है जी। तो बात करना चाहेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, और इसकी डेरिवेशन सी है, हल्की सी डेरिवेशन, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आसान सी है। आई समझिए, स्टेटमेंट समझ आई भैया? तो बिठा देते हैं इसको। तो क्या कहते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये साइड वाला मिटाते हैं, ये 9th क्लास में था, तो अभी यहाँ पे क्या काम है इसका। तो चलो डेरिवेशन की तरफ। तो मैंने कहा अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जी सर है, ये किसी बर्तन में पड़ा हुआ है, जी सर पड़ा हुआ है। अगर ये बर्तन में पड़ा हुआ है दैट मीन्स इसके दो प्रेशर होंगे, एक प्रेशर किसी हाइट पे रहेगा, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है जी। अब इसका एक अपर एंड है, सही है सर, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, तो इसकी दो हाइट्स रहेंगे भैया। देखिए एक टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके, यानी कि हाइट, देखो इधर भी प्रेशर लगेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा। साइडों वाले प्रेशर का क्या सर, आप ये वाले प्रेशर की बात कर रहे हो, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, कोई फोर्स एक्ट नहीं करे। हॉरिजॉन्टली लेवल पे कोई फोर्स प्रेशर बनता नहीं है पानी के अंदर डूबने से, सिर्फ वर्टिकली, सही है जी, वेट होता है वहां पे, अदरवाइज हॉरिजॉन्टली प्रेशर कैंसिल होता है। आप पानी के अंदर खड़े हैं तो आपके इधर सामने से प्रेशर और बैक से जो प्रेशर है बराबर होते हैं। ठीक है जी, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरा कहने का मतलब है ऊपर से फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगा, मतलब इस जगह पे ये ऊपर वाला फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है। तो अगर ये जगह जो है ना कितनी हाइट पे है सर, मान ले ये अगर इस जगह का जो प्रेशर है, फोर्स जो लग रही है F1 लग रही है, दैट मीन कि यहाँ की हाइट को मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ की हाइट को क्या कह सकते हैं, H1 कह सकते हैं। ऐसा है। अब देखते जाए, एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, मतलब अपवर्ड प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रही है, कह दो, लग रही कि नहीं,
लग रही है सर, ऐसा है। तो इस हाइट को क्या कहेंगे, जिस हाइट पे ये फोर्स या प्रेशर लग रहा है उस हाइट को हम कह सकते हैं, क्या है जनाब, क्या सकते हैं, H2 कह सकते हैं। ऐसा है जी सर, ऐसा ही है। तो ओवरऑल कुल मिला के इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी सी रहेगी वो हम निकाल सकते हैं, कैसे, H बराबर रहेगी। आई समझ, H बराबर रहेगी हाइट इसकी, H बराबर, तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट H वो है साहब H2 माइनस H1 है, ऐसा है कि नहीं, H2 माइनस H1 है, H2 माइनस H1 है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, आई साइड पे, तो मैंने कहा अगर ये हाइट H है तो इधर जो फोर्स F है तो F1 है तो प्रेशर P1 होगा, ऐसा है कि नहीं, यहाँ पे F2 है तो प्रेशर P2 होगा। हाइट H पे प्रेशर कितना लगने वाला है, अब एक 9th क्लास की याद ताज़ा करा दूं आपको, प्रेशर एट हाइट, किसी हाइट पे फ्लूइड के अंदर जब किसी हाइट, खास हाइट नीचे जाते हो तो प्रेशर जो लगता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल टू रो GH के इक्वल होता था, हाइट पे डिपेंड करता था, क्योंकि देखो यहां से नीचे आते हुए G तो इतना चेंज नहीं होगा, तो अगर प्रेशर P1 है तो एट दैट टाइम हाइट क्या रहेगी, H1 होगी, रो G H1 होगी। ये फार्मूला पता है या नहीं है आपको, नहीं है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब किसी को ये नहीं पता कि ये फार्मूला कैसे आया, इसके लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ शार्ट, आप समझते जाना, ठीक है। ये कैसे आता है फार्मूला, ऐसे आपकी बुक में नहीं है, 9th क्लास में है, तो मैं यहाँ हल्की सी डेरिवेशन करा दूंगा। मान ले कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सर, यस, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसी हाइट पे, बर्तन के अंदर कोई डिस्क पड़ी हुई है, ये ऐसा करके दिया हुआ था, डिस्क पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका एरिया A है और इसकी जो हाइट है वो H है, H बराबर हाइट है, सर मानते हैं इस बात को। तो इसका एक वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम रहेगा, ऐसा है कि नहीं, जो वॉल्यूम रहेगा, मान लें इसको ऊपर से फेंका था तो ये किसी वॉल्यूम को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हुए नीचे चला गया था, ऐसा है कि नहीं, ऐसे नीचे गया होगा, देखो जूं ही गया ना, सिक्का फेंका अंदर, सिक्का पैसे का, तो जो ही जाएगा तो ये सारा डिस्प्लेस करते हुए नीचे तक जाएगा ना, ऐसा है कि नहीं। अब मेरा मानना है कि इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है P वो इक्वल होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया के, सही है। अब मैंने कहा इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी होगी नीचे जाने के लिए, जितना इसका वेट होगा, ऐसा है कि नहीं, जितना इसका वेट होगा नीचे जाते हुए फोर्स उतनी ही तो लगी होगी, तभी तो ये नीचे गया, डाउनवर्ड गया। तो मैंने कहा फोर्स उसके वेट के बराबर लगी है, क्या कहा, फोर्स उसके वेट के बराबर लगी, और वेट होता है mg के बराबर, यस सर, तो वेट होता है mg, तो फोर्स को mg लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं सर। m किसके इक्वल होता है, डेंसिटी का पता है ना, इस फ्लूइड की डेंसिटी के हिसाब से मास इक्वल होता है, मास डेंसिटी इक्वल होती है किसकी से, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो यहां से मास को अलग कर दीजिए साहब, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रहेगा, ऐसा ही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रहेगा। तो मैं यहां पुट कर सकता हूं साहब, क्या होगा, रो Vg होगा साहब, साहब ना बोले सर, हम साहब नहीं है, ये साहब बन जाएंगे ना, एक वक्त आएगा आप लोग भी साहब बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है F की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साहब रो Vg डिवाइडेड बाई A, नहीं यार लोग आपको साहब बोले ना, हम कहते हैं इसलिए हमारा मतलब यही था सही हो गया। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, देखें वॉल्यूम हमारे पास, इसने जो वॉल्यूम नीचे जाते हुए कवर किया दैट मींस उसका एरिया A था कि नहीं, हाइट H नीचे गया है, तो ये वॉल्यूम पूरा कितना सा रहेगा, ये वॉल्यूम कितना सा रहेगा, ये वॉल्यूम रहेगा एरिया मल्टीप्लाई हाइट। सर एरिया क्यों शामिल किया, इस सिक्के का एरिया, हाइट क्यों शामिल किया, तो ये हाइट जो नीचे गया था, तो कुल मिला के वॉल्यूम इसके बराबर आ गया, सही। तो प्रेशर इक्वल टू रो A Hg डिवाइडेड बाई A रहेगा साहब, देखें प्रेशर इक्वल टू रो Hg हो गया आपके पास, या रो GH लिखते हैं, ये फार्मूला इस तरह बनता है, ठीक है जी। हल्की सी डेरिवेशन थी तो मैंने कोशिश किया आपको समझ आए। तो खैर अब मैंने कहा हाइट, दो हाइट से हैं, इस पे प्रेशर लगेगा ही लगेगा। तो मैंने कहा इस जगह पे जो प्रेशर है 8H1, प्रेशर 8H1 लिख सकते हो, वो होगा P1 इक्वल टू रो GH1। सर G1 क्यों नहीं लिखा, रो 1 क्यों नहीं लिखा, देखो पानी की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होगी, या G भी चेंज नहीं होगा इतना, ठीक है जी। अच्छा फिर 8 हाइट, 8H2 क्या रहेगा प्रेशर, P2 इक्वल टू रो GH2 रहेगा, ऐसा है। तो नेट फोर्स की बात हो रही थी,
नेट फोर्स की बात हो रही थी। तो फोर्स किसकी इक्वल होगी, देखना, फोर्स इक्वल होगी F1 जो फोर्स है, F1 जो फोर्स है, फोर्स किसकी इक्वल होती है साहब, देखें प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। अगर प्रेशर P1 रहे तो फोर्स F1 रहेगी, एरिया A रहेगा। एरिया को मैंने A1 क्यों नहीं किया, क्योंकि चेंज नहीं है ना एरिया, तो पूरा 6। देखो ऊपर वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया सेम है इसलिए मैं A रख रहा हूं। तो P1A इक्वल टू F1 कर दिया, तो F1 किसके इक्वल है, P1A के इक्वल है। तो P1 आप फाइंड कर चुके हो सर, क्या है, रो GH1 है, तो इसको पुट कर दीजिए, रो GH1A होगा। तो इसी तरह सिमिलरली क्या लिख सकते हो, सिमिलरली प्रेशर जो P2 है वो इक्वल होगा, देखो F2 किसके इक्वल होगा, F1 था P1A के, तो F2 इक्वल होगा P2A के, ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो F2 निकालने के लिए क्या करोगे, P2 क्या है, रो GH2A, रो GH2A होगा, सही है। इक्वेशन 2 अगर इनको 1 1 कहते हो तो ठीक है, A कह दो, इसको B कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ऐसा है कि नहीं। अब मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है अप थ्रस्ट है वो किसकी इक्वल होगी, नेट फोर्स है अप थ्रस्ट है वो इक्वल होगी साहब कि मान लें F2 माइनस F1, मैंने कहा था पीछे शुरू में बताया अप थ्रस्ट पढ़ाते हुए, ये ज्यादा ये कम, तो इसी तरह होगी F2 माइनस F1 हो। नेट फोर्स को ही हमने अप थ्रस्ट बुलाया था, तो ये नेट फोर्स ही क्या होगी, अप थ्रस्ट होगी, तो इसको F2 को F2 माइनस F1 लिख सकते हैं आप। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो मैं मिटाऊं, ये मिटाएं सर, देखें यही से अब थ्रस्ट इक्वल टू F2 क्या है, रो GH2A, रो GH2A माइनस F1 क्या है, रो GH1A। देखो ये चीजें सिमिलर है, H2 और H1 डिफरेंट है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, रो GA को कॉमन लिया, अंदर H2 माइनस H1 रहा। मानते हो इस बात को, देखो ये चीज सिमिलर है जी, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, ये और ये कॉमन लिया, तो H2 माइनस H1 होगा। तो बताएं H2 माइनस H1 किसके इक्वल होता है, H के। कहां से पता चला सर, देखें यहां से मैंने कहा था ना, इस बड़ी हाइट से ये वाली हाइट निकालो तो बीच में ऑब्जेक्ट की हाइट रहती है, तो वही ऑब्जेक्ट की हाइट लिख सकता हूं, अभी लिख सकते हैं, रो GAH लिख सकते हैं। AH क्या होता है, कहीं पे लिखा था AH, मैंने मालूम होता है, ओहो यहाँ पे मैंने कहा था वो जो डेरिवेशन कराते हुए तो अब देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, एक इसकी हाइट और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आता है, देखो वैसे वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इन दोनों को एरिया बना दो और हाइट लिख दो, सही है, इजी। तो ये क्या होगा, U इक्वल टू रो GV, ऐसा देखते जाएं। अब थ्रस्ट इक्वल टू रो V को एक साथ करें, रो V किसके इक्वल होगा, इधर आ जाओ, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो मास किसके इक्वल होगा, रो V के। तो मास को लिख सकते हैं रो V, तो ये रो V होगा जी, V लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। अब थ्रस्ट इक्वल टू mg, ये क्या वेट के इक्वल आई, तो अब थ्रस्ट जो लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इक्वल होती है टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये इसका मतलब ये है, जो अब थ्रस्ट लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया उसके वेट की इक्वल लगती है। आई समझ, ऑब्जेक्ट के वेट के, यानी ऑब्जेक्ट के फ्लूइड के वेट के, जो फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया उसकी इक्वल हो जाती है इसके हिसाब से। तो ये एक एमसीक्यूज भी आपके आगे बुक में कि किसके इक्वल होती है, यानी कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जो फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ उसके इक्वल थ्रस्ट लगती है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्चिमिडस प्रिंसिपल, जो भी कहें आप। अब मैं जरा ऑब्जेक्ट के लॉ ऑफ रोटेशन से रिलेटेड में बात करता हूँ। आर्चिमिडस प्रिंसिपल की मदद से हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या लॉ ऑफ रोटेशन की मदद से हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लोटेशन के हिसाब से कुछ रूल्स देख लें, फ्लोट कब करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट
के ऊपर अपथ्रस्ट ज्यादा लगे उसके वेट से, ग्रेटर अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन उसके वेट, तो तब वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, मुकमल फ्लोट। अगर अपथ्रस्ट लेस हो वेट से तो सिंक करेगा, डूबेगा। अगर अपथ्रस्ट इक्वल हो वेट के तो सस्पेंडेड होगी। सस्पेंडेड समझते हो, ठहरी रहेगी उस जगह पे, इक्वल हो तो। ये एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रोटेशन ये बात हो रही है, सही है, इक्वल होगी। अब ये आपकी बुक में शिप्स की कहानी दी हुई है, ठीक है। शिप की बहुत आसान है। शिप्स की जो शिप्स होती है उसके अंदर एक बयानसी या बयान फोर्स का चैम्बर होता है, खाली जगह होती है, एम्प्टी जगह रखते हैं, ताकि वो जो एम्प्टी जगह की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो लगती है उसके ऊपर। या यूं कह लें कि जो शिप्स वगैरह होती है वो फ्लूइड इतना डिस्प्लेस करती है जितना उसका वेट है उससे ज्यादा कर देती है, इस वजह से वो डूबती नहीं है। ये कहानी है, आपकी बुक में पढ़ लो वहां से। नेक्स्ट है सबमेरीन के ऊपर। सबमेरीन की कहानी है। सबमेरीन की कहानी यहाँ से बहुत सिंपल है। देखो, जो सबमेरीन्स रहती है वो अब समुद्र के बाहर भी तैरती है, मतलब फ्लोट भी करती है और सिंक भी करती है। इसे हम सबमेरीन में क्या करते हैं कि आप जब वो जो सबमेरीन है वो समुद्र के अंदर डूब भी सकती है, बाहर भी आ सकती है। तो फ्लोट करने के लिए उसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है जी। जो चैम्बर्स है उनमें पानी भर दिया जाता है। जब पानी भर दिया जाएगा उनमें, तो ये आपके बुक में लिखी हुई वर्डिंग बहुत इजी है, पानी भर दिया जाएगा तो एज ए रिजल्ट उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो वेट ज्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट से, तो एज ए रिजल्ट वो सिंक कर जाएगी। बाहर आते वक्त उसको इतना वेट, उसको फ्लूइड जो है अंदर डाला हुआ है, सी वाटर जो समुद्र का पानी है, उसको निकाल दिया जाता है। तो फिर अपथ्रस्ट ज्यादा होती है, फिर वो क्या कर देता है जी, फ्लोट कर देता है। तो ये आसान है। अगर मुश्किल लगता है तो मैं आसान तरीके बताता हूँ, नेट में भी सर्च करोगे ना, बहुत आसान लिखा हुआ है, आप उसी के थ्रू भी देख सकते हो ये चीज। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।